मेरे दोस्त, अगर आप एसएससी सेंट्रल से परेशान हो चुके हैं या फिर एडिक्विटी से परेशान हो चुके हैं, इसको दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं कि एडिचोटी से आप परेशान हो चुके हैं, तो आप सबके लिए बिहार एसएससी में बहुत ही अच्छा मौका है। बिहार एसएससी सेजल ने 1481 पद पर अपनी भर्ती जारी कर दिया है, मतलब नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बारे में अभी हम पूरा संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं, सीखने वाले हैं। पूरा कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, तो बने रहिएगा शुरू से लेकर के लास्ट तक। और हाँ, मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर आप अदर स्टेट के भी हैं और आप चाहते हैं इस फॉर्म को भरना, तो आप भर सकते हैं। उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगी, आप सब कुछ आपको डिटेल्स में बताऊंगा, यहाँ पे बहुत अच्छे से बताऊंगा, तो बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, चलिएगा, आइएगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बिहार सीजीएल ने ग्रेजुएट लेवल पर कुल पोस्ट कहीं ना कहीं 1481 के रूप में आपको यहाँ पे भर्ती निकाली, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कब इसका फॉर्म भरा जाना है, इसका लास्ट डेट कब होगा, कितना फी लगेगा, क्या इसके लिए मतलब क्राइटेरिया है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, समझने की प्रयास करेंगे। ठीक है, आ जाइए जल्दी से देख लीजिए मेरे भाई। सबसे पहले तो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं कि देखो, बिहार गवर्नमेंट ने इस 1481 या जितने भी वहां पे कहीं ना कहीं वैकेंसीज निकलती हैं, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि फीमेल के लिए कुछ सीटें रिजर्व होती हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे अगर इसमें बात करूं तो 35% सीट जो है फीमेल के लिए रिजर्व है। इसका मतलब ये हुआ कि इस 1481 का 65% जो कुछ भी होगा वो कहीं ना कहीं वो मेल के लिए होगा, मतलब मेल जो फाइट करेंगे इस 1481 के 65% पे करेंगे। क्या इस बात को आप समझ गए? अगर इतनी सी बात आप समझ गए तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं मेरे भाई। इस बात को ध्यान रखिएगा कि 35% महिलाओं के लिए रिजर्व है। चलिएगा, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट समझ लीजिएगा। ऑनलाइन ये फॉर्म भरा जाएगा। आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि होगी 18/8/2025 से होगा, और कहीं ना कहीं इसका अंतिम जो तिथि होगा वो 19/9/2025 होगा। मेरे भाई, अगर परीक्षा शुल्क की अगर मैं बात करूं तो परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि होगा वो कहीं ना कहीं 17/9/2025 तक होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको कुल यहाँ से 1 महीने का समय मिलेगा फॉर्म भरने की। ठीक है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पहले ही कर लीजिएगा। फॉर्म भरना कहाँ पे है, तो इसका बिहार गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है bssc.bihar.government.in, इस वाले वेबसाइट पर जाकर के आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे ये मत देखिएगा कि 19 तारीख है अभी लास्ट डेट, अगले महीने में, अभी तो 8 ही चल रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि साइट बिजी हो जाता है, नहीं चल पाता है, तो बच्चे फंस भी जाते हैं। ठीक है ना, चलिएगा। एग्जाम फी क्या है इसके लिए थोड़ा सा समझते हैं। सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कहीं ना कहीं कुल जो फी है वो 540 रुपया आपको देना होगा। इसके अलावा चाहे वो जनजाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, या फिर बिहार के मतलब वो अस्थाई निवासी के रूप में, कहीं ना कहीं वो दिव्यांग हो चाहे महिला हो, सबके लिए कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि 135 रुपए देने हैं। अब एक 540 आपको और दिख रहा है, तो ये उन्हीं को दे रहा है जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि अगर आप अदर स्टेट के भी हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके लिए कहीं ना कहीं आपको 540 रुपया पे करना होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे जो जनरल वाले कैंडिडेट पे कर रहे हैं, ओबीसी वाले कैंडिडेट पे कर रहे हैं 540 रुपया, वही आपको फी 540 रुपया पे करना है, और यहाँ से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों, पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। बाकी इसके बाद एज लिमिट की बात अगर मैं करूं तो एज लिमिट ध्यान से समझिएगा। अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना, उम्र सीमा की गणना समझना, सीमा की उम्र नहीं, उम्र सीमा की गणना जो होगा वो कहीं ना कहीं 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। अब इसके बारे में ये भी बोला गया कि न्यूनतम जो उम्र सीमा होगा वो कहीं ना कहीं 21 वर्ष होगा। मतलब कि अगर आप 21 वर्ष के नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये क्लियर इंस्ट्रक्शन में दे रखा है सभी कोटियों के लिए, सभी वर्गों के लिए। ठीक है, अधिकतम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पुरुष जो जनरल के लिए है उनके लिए 37 साल है मेरे भाई, और बाकी यहाँ पे महिला जो है उसके लिए 40 साल है। अब यहाँ पे बाकी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला जो है उनके लिए जो उम्र है वो अधिकतम 40 है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष चाहे महिला के लिए 42 साल का है।
और कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर देखा जाए तो दिव्यांगों के लिए कहीं ना कहीं मेरे भाई ये कहीं ना कहीं क्या बोला गया है कि यहाँ पे उपयुक्त कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट है, मतलब इन लोगों को 10 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी। समझ आ रही है बातें? तो अब इसके बाद एक चीज और ध्यान से समझ लीजिएगा कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या फिर समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, जिसमें जो डेट ऑफ बर्थ होगा वही यहाँ पे मान्य होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। मतलब आधार वाला तुम्हारा नहीं होगा। समझ आ रही है बातें? ना आधार वाला तुम्हारा फोटो होगा और ना आधार वाला तुम्हारा वो होगा। ठीक है, चलो बाकी आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे भाई यहाँ पे टोटल वैकेंसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा है कि टोटल वैकेंसी के रूप में 1481 पदे हैं। 1481 पदे, लेकिन ये टोटल है, कुल पद है। ठीक है ना? अब इनमें अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी आई है, जो कि आपको अलग अलग यहाँ पे विवरण दिया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की, तो ये कहीं ना कहीं एएसओ के रूप में होते हैं, और एएसओ जो होते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे कुल पद जो है इसके लिए 1064 है मेरे भाई। मतलब सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका सहायक पदाधिकारी का ही यहाँ पे पद है कहीं ना कहीं 1064 के रूप में। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो योजना सहायक जो है 88 के रूप में है, और इस प्रकार से कनीय सांख्यिकी सहायक का जो पद है कुल 5 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। बाकी डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी वाले जो है इसमें सिर्फ एक ही है। बाकी यहाँ पे अंकेक्षक जो है ये टोटल 125 के रूप में है। अंकेक्षक सहयोग समिति जो है उसका कहीं ना कहीं कुल 198 है। क्लियर है बात? तो इसका कुछ कुल वैकेंसी की डिटेल्स यहाँ पे इस प्रकार से है। बाकी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, हर एक चीज समझते हुए आगे बढ़ते चलिएगा। ठीक है, चलिएगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम उसका जवाब कमेंट सेक्शन में भी देने के प्रयास करेंगे। बाकी यहाँ पे देखिएगा एक बार थोड़ा सा फॉन्ट गड़बड़ हो गया मेरे भाई, तो इतना तो समझ होगा ये बात वेतन की हो रही है। अब वेतन की जब बात हो तो कहीं ना कहीं कुछ भी समझ में, चाहे फॉन्ट कितना भी गड़बड़ हो जाए, जब बात वेतन की आए तो वहां समझ में आ जाता है। बाकी यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है उसका क्या क्राइटेरिया है ये समझ लेते हैं। तो मेरे भाई पद का नाम यहाँ पे आपको दे रखा है। जैसे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए जो वेतन मान जो होगा, मतलब पे स्केल जो होगा, वो कहीं ना कहीं 7th पे स्केल यहाँ पे लागू होगा। और देखो 7th कहीं ना कहीं इन तीनों में लागू होगा। देखो सहायक पदाधिकारी में, योजना सहायक में, कनीय सांख्यिकी में भी टोटल तीनों में पे स्केल जो लगेगा वो कितना लगेगा? पे स्केल 7th लगेगा। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि ऑन एन एवरेज जो आपकी सैलरी बनेगी 65 से 70 हजार बनने वाली है। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और योजना सहायक के लिए आपको स्नातक ही चाहिए होगा। बाकी तकनीकी योग्यता की कोई जरूरत नहीं है, मतलब टेक्निकल डिग्री यहाँ पे नहीं चाहिए। बाकी कनीय सांख्यिकी के लिए वेतन पे स्केल जो होगा ये 7th तो होगा, लेकिन इसमें क्या चाहिए आपको? 12th प्लस टाइपिंग चाहिए। क्लियर है मेरे भाई? बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी के लिए कहीं ना कहीं पे स्केल जो होगा वो 6 है, और इसके लिए जो योग्यता चाहिए आपको स्नातक प्लस में पीजीडीसीए चाहिए, या फिर बीसीए चाहिए, या फिर बीएससी आईटी चाहिए। ठीक है, और हाँ इसमें टेक्निकल डिग्री लगेगा। टेक्निकल डिग्री के रूप में या तो पीजीडीसीए चाहिए, या फिर बीसीए, या फिर आप कहीं ना कहीं बीएससी आईटी अगर आप हो तो आप भर सकते हैं। क्लियर है बात? उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अंकेक्षक के लिए भी और अंकेक्षक सहयोग समिति के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे स्केल जो है ये 5th लगेगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो अंकेक्षक के लिए मेरे भाई इससे रिलेटेड संबंधित विषयों में स्नातक होना चाहिए। और थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं ताकि आपको ये दिखे क्लियर। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो अंकेक्षक सहयोग समिति के लिए मेरे भाई इसमें आपको या तो गणित या सांख्यिकी या फिर अर्थशास्त्र में कहीं ना कहीं आपको स्नातक चाहिए होगा। अगर आपके पास है तो आप अंकेक्षक सहयोग समिति वाला के लिए भी भर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल हैं। क्लियर है बात? बाकी हम आगे बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो मेरे भाई एग्जाम पैटर्न यहाँ पे क्या होने वाला है? प्री का एग्जाम और मेंस का एग्जाम। यहाँ पे एक बात क्लियर समझ लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख दूं, बहुत अच्छे से बात को समझना कि इसका जो एग्जाम होगा, इसका जो एग्जाम होगा मेरे भाई, एग्जाम जो होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जाम प्री और मेंस के रूप में होगा। अब इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, इस बात को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। एग्जाम जो होगा इसका प्री और मेंस के रूप में होगा,
लेकिन यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये प्री वाला पेपर बहुत अच्छे से समझिएगा, ये प्री वाला पेपर तभी होगा जब फॉर्म 40,000 या 40,000 से ऊपर भरा जाए, 40K से ऊपर फॉर्म भरा जाए। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्री वाला एग्जाम होगा। मतलब इसका ये है कि मान लीजिए यहाँ पे फॉर्म भरा गया 1 लाख 2 लाख, तो यहाँ पे डेफिनेटली प्री वाला एग्जाम होगा, और प्री वाले एग्जाम करके फिर वहां से फिल्टर कर करके कुछ छटनी किया जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई होगी। अगर ये फॉर्म इसका मान लो कि 40,000 से कम भरा जाता है, तब उस केस में मेरे भाई प्री का पेपर नहीं होगा, डायरेक्ट मेंस होगा। और क्या तुम्हें लगता है कि 40,000, ये जो बेरोजगारी का जो आलम इस प्रकार से है, तुम्हें लगता है कि क्या यहाँ पे मेरे भाई 40,000 से कम फॉर्म भरा जाएगा, वो भी बिहार जैसे प्रदेश में? वहां पे बिहार के साथ साथ में उत्तर प्रदेश वाले भी भरेंगे, झारखंड वाले भी भरेंगे, बंगाल वाले भी भरेंगे। तुम्हें लगता है 40,000 से कम होगा, है ना? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तुम पूर्ण रूप से तैयार रहो प्री और मेंस दोनों देने के लिए, ठीक है ना? ये मत सोचना कि यहाँ पे 40,000 से कम हो जाए तो हम प्री वाला हट जाए, मेंस ही पे बस एक ही बात काम हो जाए। समझ आ रही है बातें? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे प्री भी होगा, मेंस भी होगा, बस वो दे दिया है वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे ये था तो मैंने समझा दिया कि 40,000 से ऊपर का मतलब कि मान लो 60,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, तो उस केस में मेन ये प्री होगा, प्री से छटनी किया जाएगा, फिर उसके हिसाब से मेंस में बैठाया जाएगा। हाँ, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, आगे मैं उसको क्लियर करूंगा। सबसे पहले प्री वाले का एग्जाम पैटर्न देख लो। यहाँ पे अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको हिंट कर देता हूँ। सब्जेक्ट के रूप में सामान्य अध्ययन जो है जीएस, इसके बाद आपको दूसरे रूप में मिलेगा, आपको सामान्य विज्ञान मिल जाएगा और एवं गणित मिल जाएगा। तीसरे रूप में मिल जाएगा आपको यहाँ पे ये मानसिक क्षमता, मतलब टोटल 4 होगा। ये सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता जांच, मतलब रीजनिंग। क्लियर है बात? अब यहाँ पे इस बात को समझिएगा कि सामान्य अध्ययन कुल 50 नंबर के पूछे जाएंगे। अब 50 नंबर के पूछे जाएंगे और टोटल मार्क्स जो होगा वो 200 का होगा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 4 नंबर का होगा। अगर एक क्वेश्चन 4 नंबर का तो 50 क्वेश्चन मतलब 200। ठीक है। अब यहाँ पे सामान्य विज्ञान एवं गणित में कहीं ना कहीं कुल 50 क्वेश्चन होंगे, लेकिन यहाँ पे 25 क्वेश्चन साइंस का होगा, 25 ही क्वेश्चन मैथ का होगा। इस बात को ध्यान रखना। और यहाँ पे रीजनिंग तो तुम्हारा 50 होगा ही। और इस तरह से आप देख रहे होंगे कि टोटल जो होगा वो कितना 150 नंबर पूछे जाए, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके प्री वाले एग्जाम में। और कुल कितने मार्क्स का पूछा जाएगा मेरे भाई? तो 600 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके लिए जो ड्यूरेशन है कहीं ना कहीं 2 घंटा 15 मिनट का है, तो एकदम उड़ाओ, एकदम पेपर को धुआं कर दो। ठीक है ना? 2 घंटा 15 मिनट बहुत होता है। समझ आ रही है बातें कि नहीं? चलो आ जाओ। तो इतनी सी बात मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, तो हम थोड़ा सा मेंस पे भी चर्चा कर लेते हैं। क्लियर है बात? मेंस के लिए जो पेपर होने जा रहा है या होगा, भाई मेंस के लिए भी ना यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मेंस के लिए 2 पेपर कराएगा। ठीक है, ऐसा बोला गया नोटिफिकेशन में कि भाई मेंस में हम 2 पेपर कराएंगे। पहला पेपर जो होगा वो हिंदी के रूप में होगा, इसमें 100 क्वेश्चन होगा और 400 नंबर का होगा। इसका मतलब कि यहाँ भी प्रत्येक क्वेश्चन कहीं ना कहीं 4 नंबर का होगा। अब एक बात बहुत ही क्लियर वर्ड में आप समझ लीजिएगा कि सभी बच्चे जो पेपर 1 देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, हिंदी के रूप में, हिंदी पेपर 1 के रूप में होगा। यानी जो परीक्षार्थी इसमें 30% या 30% से अधिक अंक लाएंगे, उन्हीं का दूसरा पत्र मूल्यांकित किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पेपर फर्स्ट में 30% या उससे अधिक नहीं लाते हैं, कम ही लाते हैं, तो फिर दूसरा मतलब पेपर सेकंड के लिए आपका पेपर चेक ही नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर पेपर सेकंड चेक करवाना है तो इस बात को ध्यान रखना कि तुम्हें 30% या 30 से अधिक आप चाहिए होगा, तभी तुम्हारा पेपर कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या किया जाएगा, दूसरा पत्र जो होगा इसको मूल्यांकित किया जाएगा। समझ आ रही है बातें? मतलब यहाँ पे पेपर फर्स्ट में आपको 30 या 30 से अधिक जरूर, आपको 30% या 30 से अधिक परसेंट लाने की जरूरत पड़ेगी तो पेपर 2 के लिए। अब पेपर 2 में कहीं ना कहीं 3 सेक्शन पूछे जाएंगे, 3 सेक्शन में पूछे जाएंगे। सेक्शन 1 जनरल स्टडीज है, 50 क्वेश्चन है। जनरल सेक्शन बी में जनरल साइंस और मैथ है, ये 50 क्वेश्चन है। और सेक्शन सी में मेरे भाई रीजनिंग है, ये भी 50 क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम पेपर 2 की अगर बात करें तो कुल 600 नंबर का पेपर 2 होने वाला है
और 400 नंबर का तुम्हारा पेपर 1 हो जाएगा। तो मेंस कहीं ना कहीं कुल मिला करके अगर देखा जाए तो कुल कितना 1000 हो जाएगा। 600 और 400 कुल मिला करके बन जाएगा कितना मेरे भाई 1000। इस लाइन का मतलब आप समझ गए होंगे कि पेपर सेकंड में पहुंचना है तो पेपर फर्स्ट में तुम्हें मतलब हिंदी में 30% या 30 से अधिक लाना अनिवार्य है। अब इस बात को समझ लेना क्वालिफाइंग मार्क्स, इसका क्या मतलब है? तो क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी बोर्ड का एग्जाम आप देते हो, जैसे बिहार बोर्ड की अगर बात करें तो 100 नंबर के अगर पेपर होता है बिहार बोर्ड में तो कहीं ना कहीं 30 नंबर आपको कम से कम चाहिए होता है। इसी को क्या बोलते हैं? क्वालिफाइंग मार्क्स। मतलब इतना लाएंगे तभी आप क्वालिफाई करेंगे, पास होंगे। वो तो डिपेंड करता है आपके मार्क्स के ऊपर कि आपका 3rd डिवीजन है, 2nd डिवीजन है या फिर 1st डिवीजन है। उसका भी एक स्लैब बना होता है कि आपका मार्क्स कितना है, कितने में है, उसके हिसाब से आपका डिवीजन तय किया जाता है। क्लियर है बात? उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको क्वालिफाइंग मार्क्स के रूप में अगर कहीं देखा जाए तो कम से कम न्यूनतम अगर देखा जाए तो मेरे भाई अनारक्षित वर्ग जो है कहीं ना कहीं 40% इसको चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% चाहिए। अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34% चाहिए। जाति जनजाति के लिए चाहिए मेरे भाई तो 32%। महिला वर्ग के लिए 32% और बाकी दिव्यांग के सभी वर्ग जो होगा चाहे कोई भी वर्ग हो उसके लिए 32% आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा कम से कम। ये आपका कट ऑफ नहीं, ये बात ध्यान में रखना। ये जरूरी नहीं है कि मतलब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अच्छा इतना लाएंगे तो पास हो जाएंगे क्या। नहीं 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 भाई, ये कट ऑफ नहीं, ये क्वालिफाइंग है। बाकी मेरिट तो तुम्हारा कट ऑफ के हिसाब से बनेगा। समझ आ रही है बातें ना? सिलेक्शन तुम्हारा कट ऑफ के हिसाब से बनेगा। हाँ, इस नोटिस को बहुत बढ़िया से समझना। इसमें कहना है वो क्या चाह रहा है। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। पहले लाइन का मतलब ये मैं क्लियर कर दूं कि इसका मतलब ये है कि पेपर जो होने जा रहा है तो ऑब्जेक्टिव ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे भाई। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। इसका भी मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब ये है दोस्त, इसका मतलब वो कहना ये चाह रहा है, इसका मतलब ये है कि टोटल पद कितने मेरे भाई? तो बोलोगे सर 1481। तो कहना ये चाह रहा है कि जो हम मेंस में बैठाएंगे बच्चे वो 5 गुना बैठाएंगे, 5 गुना बैठाएंगे। इसका मतलब ये है कि मेरे भाई अगर देखा जाए तो 5 गुना का मतलब कितना होगा? 14 पंजे 70, 8 पंजे 40, 14 ये तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा 7000, 8 पंजे 40, 7405, 7405 कुछ इस प्रकार से मतलब 7,500-8,000 के आसपास में यहाँ पे कहीं ना कहीं मेंस में बच्चों को बैठाया जाएगा और उसमें से सिलेक्ट करके कुल 1481 को सिलेक्ट किया जाएगा। समझ आ रही है बातें? मतलब एक सीट पे लगभग 5, लगभग क्या उसने क्लियर ही बोल दिया कि 5 गुना, मतलब एक सीट पे अगर देखा जाए मेंस में तो 5 बच्चे बैठेंगे। क्लियर है बात? ठीक है ना? बाकी तो प्री की हम बात ही नहीं कर रहे, मेंस की बात कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा की बात किया उसने। ठीक है। हाँ, इसके बाद उसने और एक बात बोला था कि मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। मतलब इसका यह है कि जब आपका प्री का पेपर हो जाएगा और फिर उसके हिसाब से अगर उसके कट ऑफ में आ रहे होंगे आप, ठीक है, तो आपको मुख्य परीक्षा मतलब मेंस देने को मौका मिलेगा। अब मेंस का पेपर जो होगा ये अलग से विज्ञापन, बिहार सरकार है, समझे बात या नहीं, अलग से विज्ञापन निकाला जाएगा। इसके लिए कोई पहले से अनाउंसमेंट नहीं है। ये अपने मर्जी से तब तक सरकार बन चुकी होगी और फिर अपने मर्जी से ये अलग अपना ये मेंस पेपर कराते रहेंगे। फिर कहीं धरना प्रदर्शन करना पड़े तब ये जगह उठेंगे, ऐसा ही हो रहा होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला प्रोसेस जो होगा जल्दी हो जाएगा क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी साल है, ठीक है ना। तो इसके लिए मेंस के लिए अलग से आपको विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है मेरे भाई। हाँ, अब आ जाइए सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस भी आपका कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार से है और इसमें मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लो सिलेबस। यहाँ पे खंड क का मतलब कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो खंड क में मेरे भाई सामान्य अध्ययन के रूप में दिया गया है। इसमें किस किस चैप्टर से पूछा जाएगा उसके बारे में विवरण यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला गया है सामान्य अध्ययन, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग
के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रतिवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। किसी भी होगा, यहाँ किसी होना चाहिए, ठीक है, किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इनके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बात कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे होंगे कि अगर पेपर बिहार का है तो बिहार स्पेशलिस्ट तो होगा ही होगा, बिहार स्पेशलिस्ट जो भी प्रश्न होंगे वो होगा ही होगा, साथ में भारत से भी पूछा जाएगा और इसके पड़ोसी देशों से भी पूछा जाएगा। और किस प्रकार के मुद्दे पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि समसामयिक विषय जो होगा वो वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तकें, लिपियां, राजधानियां, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटना। इस प्रकार से आपको कहीं ना कहीं ये जनरल स्टडीज में कहीं ना कहीं इसका सिलेबस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो जो भी चैप्टर इसमें मेंशन है आप उस पर काम कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख लीजिए, खंड ख में दिया है सामान्य विज्ञान और गणित, तो इसके लिए क्या क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे दिया है सामान्य विज्ञान के रूप में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, मतलब भूगोल भी है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी और ज्योग्राफी, ठीक है ना, ये तीनों से प्रश्न बनेंगे। और गणित की अगर मैं बात करूं तो संख्या पद्धति से प्रश्न होगा, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव, भिन्न, ये सब पूछे जाएंगे। बाकी यहाँ पे दिया गया है आपका अंक गणितीय संक्रियाएं प्रतिशत, मतलब अंक गणितीय संक्रियाएं का मतलब कि आपका अर्थमेटिक कंप्लीट यहाँ पे होने वाला। अलग बात है कि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज और लाभ और हानि ही देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बात को बिल्कुल भी गलतफहमी मत पालना, यहाँ पे कंप्लीट पूछा जाएगा, कंप्लीट अर्थमेटिक होगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पे हाँ अर्थमेटिक के साथ साथ में एडवांस में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो जनरली क्या होता है कि अलजेब्रा से छोटा मोटा जो इक्वेशन वाले प्रश्न नहीं होते वो पूछे जा सकते हैं, मेंसुरेशन से पूछे जा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री नहीं होगा, नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात पे थोड़ा सा फोकस करिएगा कि मेंसुरेशन और बेसिक जो अलजेब्रा होगा उसको पढ़ जरूर लेगा, ठीक है ना। बाकी अगले स्लाइड पे चलते हैं। ग में बोला गया रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग में भी आप कहीं ना कहीं जो चैप्टर यहाँ पे मेंशन है मेरे भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कंप्लीट अच्छे से पढ़ जरूर लो। बाकी इसके अलावा और कुछ बच नहीं जाता है, तो आप मुझे उम्मीद है कि पूरा आप समझ गए होंगे और किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन अगर हो भी तो मेरे भाई जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, मैं आपके हर एक प्रॉब्लम्स को क्लियर करने की प्रयास करूंगा, ठीक है ना। बाकी हमारी प्रयास एक ये भी रहेगी कि एग्जाम तक कहीं ना कहीं हमसे जितना हो सकेगा या हमारी टीम से जितना हो सकेगा है आप सबको मदद पहुंचा सके मेरे भाई, और आप सबसे थोड़ा सा सहयोग चाहिए होता है और सहयोग के रूप में आपको बहुत अच्छे से पता है क्या चाहिए होता है। बाकी पैसे से हम आपसे सहयोग नहीं मांगते, बस ये कहते हैं कि मेरे भाई अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आपको शेयर करना चाहिए, और अगर शेयर कर दिए तो आप लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले कोई वीडियो में बिहार के लिए, बिहार एसएससी के लिए कोई एक स्पेशल चैप्टर, ठीक है। तब तक रखेंगे आप सभी अपना ख्याल, बाबा टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।